नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। आज संडे है और संडे के दिन हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है वो साइंस पर आधारित न्यूज़ के ऊपर रहता है। आज की पहली वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है और किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर मेल्टिंग का संबंध है एक नए इकोसिस्टम के निर्माण से संबंधित। तो इन तीनों चीज़ों को हम आपस में मिला कर के देखने वाले हैं कि इस स्टडी में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है इंड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित, वार्मिंग प्रेरित। इसका क्या मतलब हो गया? ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते, ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते इंड्यूस्ड वर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्लाइमेट को समझेंगे, इसके बाद हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। क्लाइमेट को यदि हम नॉर्मल शब्दों में कहें तो हिंदी में हम इसको जलवायु कहते हैं, ठीक है। डेली डेली की जो घटनाएं घटित हो रहे हैं, ठीक है, डेली डेली की जो वायुमंडल की दशा है, जैसे कि आज मौसम खराब है, आज पानी गिरा, कल तेज धूप थी, ये होता है मौसम का हालचाल। और वहीं यदि हम क्या करें, किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर एरिया में यदि हम 30 दिनों का एवरेज, सालों का एवरेज, वर्षों का एवरेज निकालें और औसत मौसम की दशाओं की बात करें तो उसको हम वहाँ की जलवायु बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की जलवायु, जम्मू कश्मीर की जलवायु कैसी? हम बोलते हैं कि ठंडी है। तो इसका क्या मतलब हो गया है कि लगभग यदि हम यहाँ पर 30 साल का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, बहुत लंबे समय का यदि हम एवरेज निकालेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ज़्यादातर यहाँ का मौसम ठंडा रहता है। इसको हम जलवायु बोलते हैं। अब जलवायु परिवर्तन किसको बोलेंगे? यहाँ का जो वातावरण ठंडा रहा करता था, यहाँ पर जो बढ़िया तरीके से एवरेज पानी गिरा करता था, एवरेज पानी गिरता था तो ज़्यादा बाढ़ नहीं आती थी। लेकिन यदि यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहने लगा, ज़्यादा रहने के चलते चलते ज़्यादा पानी गिर रहा, ज़्यादा बाढ़ आ रही है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। तो दो चीज़ों को हमने समझा, एक तो मौसम क्या है और दूसरा जलवायु क्या है और जलवायु परिवर्तन होता क्या है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जिसका कारण है ह्यूमन की एक्टिविटी, इंसानों की दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी के चलते चलते ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप अपनी खुद की डेली लाइफ को देखिए और उससे निर्धारित करिए कि क्या कितना योगदान आप क्लाइमेट चेंज में दे रहे हैं। अंडर ए हाई एमिशन सिनेरियो में हाल्व द एरिया कवर्ड बाय ग्लेशियर्स। इससे क्या हुआ है? क्लाइमेट चेंज के चलते चलते क्या हो गया है, जितना सारा एरिया जो ग्लेशियर्स कवर करते थे वो एरिया आधा हो चुका है। आउटसाइड द अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड आइस शीट बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, एज पर ए स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर। यदि हम एक शताब्दी की बात कर लें, यदि ये जो शताब्दी है वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके ख़त्म होते होते तक हम क्या चेंजेस देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड जैसी जगह में, अंटार्कटिका जैसी जगह में बर्फ़ की जो मोटी मोटी चादर बिछी हुई है ना, वो लगभग आधी हो चुकी होगी। और इससे नुकसान क्या होगा? बर्फ़ की चादर मोटी थी, पतली हो रही है। इसका मतलब ये है पिघल पिघल कर वो पानी के रूप में वाटर लेवल को बढ़ाते जा रही है। और ये जो वाटर लेवल है सीधे सीधे समुद्र के लेवल को बढ़ाएगा। समुद्र का लेवल जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसके आजू बाजू में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग प्रभावित होंगे डायरेक्टली। तो एक पत्रिका है नेचर, उसमें ये चीज़ पब्लिश हुई है कि देखिए यदि ये सेंचुरी हमारी ख़त्म हो जाती है तो उसके ख़त्म होते होते तक क्या क्या चेंजेस हमको देखने वाले हैं। दिस विल हैव मार्क्ड इकोलॉजिकल एंड सोसाइटियल cascading consequences as novel ecosystem develop to fill emerging new habitat। इससे हमें बहुत सारा नुकसान होगा।
नया जो इकोसिस्टम डेवलप होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा आसपास अपने वातावरण को एडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। सब लोगों के लिए वो नया नया वातावरण क्या है, एडॉप्टेबल नहीं रहेगा। फिर भी देखा जाए, देयर हैज़ बीन नो कंप्लीट एस्पाइटर एनालिसिस कैरी आउट टू क्वांटिफाई और एंटिसिपेट द इम्पॉर्टेंट चेंज ओवर। फिर भी देखा जाए तो अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई भी एनालिसिस मौजूद नहीं है जिससे हम बता सकें कि इस स्थान विशेष में ये चीज़ें चेंजेस आने वाली हैं। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें हम, ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे प्रभावित होगा, पर्यावरण कैसे प्रभावित होगा, तो यदि हम हाई एमिशन सिनेरियो की बात करें, बहुत ज़्यादा जहाँ पर कार्बन का एमिशन हो रहा है, इन विच ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन ट्रिपल्ड बाई 2075, इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2075 तक जो एमिशन है वो 3 गुना हो जाएगा। अबाउट हाफ ऑफ 2020 ग्लेशियर एरिया कुड बी लॉस्ट बाई 2100। क्या कहा जा रहा है, इससे क्या होगा, 2020 में जितनी भी ग्लेशियर जमा हुआ करता था उसका आधा ही हिस्सा बचने वाला है सन 2100 तक। यदि हम बात करें जैसे कि 2075 तक क्या होगा, कार्बन एमिशन 3 गुना हो जाएगा, सन 2100 आते तक क्या हो जाएगा, जितना भी ग्लेशियर 2020 में जमा था उसका आधा ही रह जाएगा, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। फिर भी देखा जाए, दिस कुड बी कर्व्ड बाय ए लो एमिशन सिनेरियो, फिर भी लो एमिशन सिनेरियो से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है। इन विच नेट जीरो इज अचीव्ड बाय 2050, यदि हम नेट जीरो को अचीव कर लेते हैं 2050 तक तो काफ़ी कुछ हम बचाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेट जीरो एमिशन की बात आ जाती है, तो नेट जीरो एमिशन का मतलब ये है हम उतना ही कार्बन एमिट कर रहे हैं जितना हमारी धरती एब्जॉर्ब कर सके। वो कैसे करके होगा, इसके लिए हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। लेकिन इंडिया का सिनेरियो अभी कुछ और ही चल रहा है। पर्यावरण से संबंधित जो नियम कानून है सरकार उसमें ढील दे दी है। सरकार का कहना है आप यदि छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं तो हम उसके लिए आपको सज़ा नहीं देंगे, आप खाली जुर्माना भर दीजिए और काम निकाल लीजिए। इससे कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं उसमें कमी आएगी। इसके साथ साथ में अभी देखेंगे कि जो क्लियरेंस है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी फॉरेस्ट वाले एरिया में कोई प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, कहीं पर खुदाई का काम चालू होने वाला है, ठीक है, तो पहले जो बहुत सारे क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ती थी अब सरकार ने उन क्लियरेंस को आसान बना दिया है। पार्टिकुलरली आप देखेंगे जो सीमा वाला एरिया है, सीमा वाले एरिया में सरकार कह रही जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर रोड के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर पुल के निर्माण के लिए जो है क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना बेहतर जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारे सीमा एरिया में, भले ही हम हमारी सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं लेकिन फिर भी यदि हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो पेड़ पौधे और वहाँ के जीव जंतु सभी को नुकसान पहुँचेगा। यदि हम जो है नेट जीरो का अचीव कर लेते हैं 2050 तक, तो हम इस घटना को, जैसे हम कह रहे थे बर्फ़ की चादर आधी हो जाएगी, हम कह रहे थे कि कार्बन इमिशन ट्रिपल्ड हो जाएगा, तो उसको हम 22% तक कम कर सकते हैं। यदि हम मॉडलिंग एक्सरसाइज की बात करें जिसको अंडरटेक किया गया था जीन बाप्टिस्टे बोसोन फ्रॉम द कंजर्वेटरी ऑफ नेचुरल एरियाज ऑफ हाउते सोविये, ये फ्रांस एवं अदर्स लोग हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो जो ग्लेशियर का लॉस है, ग्लेशियर एरिया का जो लॉस है वो कितने रेंज से रहने वाला है, 22 से लेकर के 51% तक रहने वाला है, और ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के सिनेरियो को। इसका मतलब ये हो गया है कि सन 2100 तक द डिक्लाइन ऑफ ऑल ग्लेशियर आउटसाइड द अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड आइस शीट में प्रोड्यूस न्यू टेरेस्ट्रियल मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ओवर एन एरिया रेंजिंग फ्रॉम द साइज ऑफ नेपाल टू दैट ऑफ फिनलैंड। बताया जा रहा है कि यदि ऐसा होता है, यदि क्लाइमेट चेंज के चलते चलते कुछ नया इकोसिस्टम का निर्माण होता है तो आप देखेंगे कि लगभग
जो एरिया है किसके साइज के बराबर बताया जा रहा है, नेपाल के बराबर से लेकर के फिनलैंड के साइज तक का जो नया इकोसिस्टम हमको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो अल्जाइमर रोग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम अल्जाइमर्स के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे, इसके बाद न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि अल्जाइमर के बारे में क्या चीज़ बताई गई है। हाल फिलहाल में देखा जाए अल्जाइमर फिर से न्यूज़ में रहा था। शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने लेक नमेब नाम की एक दवा खोज करी थी जो शुरुआती अल्जाइमर के रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट को कम करती है। इसका मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति को अल्जाइमर रोग हुआ है और वो स्टार्टिंग में ही है तो शुरू में जो उसके लक्षण हैं, उसकी जो तीव्रता है वो इसको कम कर सकता है और आराम इससे लग सकता है। ये दवा का नाम क्या है? लेकनमेब। तो ये विशेषता इस दवा को रोग के लिए प्रथम न्यूरोप्रोटेक्टिव उपचारों में से एक बना देती है। अब हम चलते हैं अल्जाइमर बीमारी आखिर होती क्या है। अल्जाइमर की बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मानी जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब ये हमारे दिमाग की तंत्रिका कोशिका को नष्ट कर देती है बीमारी। इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है, उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और स्वभाव में लगातार परिवर्तन होते रहता है। प्रारंभ में ये लक्षण कम मात्रा में होते हैं, लेकिन समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाएगा तो ये गंभीर और असाध्य हो जाते हैं। 55 से 60 साल की आयु वर्ग के लोगों में अल्जाइमर डिमेंशिया का प्रमुख कारण होता है। ऐसा पाया गया है कि अल्जाइमर रोग मस्तिष्क कोशिकाओं में और उसके आसपास प्रोटीन के असामान्य निर्माण का कारण होता है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो अल्जाइमर रोग है हमारे दिमाग की कोशिका में असामान्य प्रकार से प्रोटीन बनाने लग जाता है, उसके आसपास असामान्य तरीके से प्रोटीन बनाने लग जाता है। इसमें शामिल प्रोटीनों में से एक को हम एमिलॉइड कहते हैं, जिसके जमा होने से मस्तिष्क की कोशिकाओं के चारों ओर छोटे टुकड़े बनते हैं, तथा दूसरे प्रोटीन को हम ताऊ कहते हैं। दो संरचना यहाँ पर बन रही हैं, एक तो एमिलॉइड है, ठीक है, और एक है ताऊ। ताऊ एक प्रकार का प्रोटीन ही है जो कि अल्जाइमर रोगियों के मस्तिष्क में उलझी संरचनाओं में रहता है। मस्तिष्क में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए न्यूरॉन्स की क्षमता को ये रोकते रहते हैं। अल्जाइमर की जो बीमारी है कहना चाहिए लाइलाज है, क्योंकि दिमाग की कोशिकाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनको पुनर्जीवित कर सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें पुरुषों और महिलाओं में किस में ज़्यादा होता है, तो देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्जाइमर की बीमारी ज़्यादा होती है। उपचार की बात करें, वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। उपचार कई क्षेत्रों को संबोधित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें हमारे दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, उसकी अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। इसके साथ साथ में व्यवहार लक्षणों का प्रबंधन, लक्षण देख लीजिए कि इस प्रकार के लक्षण हैं, उस प्रकार से जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको हमें थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना है। इसके बाद रोग के लक्षणों को धीमा या फिर विलंबित करना, ये सारे इसके उपचार में शामिल कुछ उपाय हैं। अब हम चलते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ और डिस्कस करते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें हमको देखने को मिल रही हैं। ग्लोबली यदि हम बात कर लें 55 मिलियन पीपुल, पूरे विश्व भर का आंकड़ा आप देख सकते हैं कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं। 55 मिलियन पीपुल ऐसे हैं जो कि डिमेंशिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं, जो कि ये जो अल्जाइमर की बीमारी होती है उसका एक कॉमन काज माना जाता है। सिग्निफिकेंट की बात यदि हम करें तो एक नया ड्रग है जिसका नाम क्या रखा गया है, डोनानिमेब। ये ड्रग का नाम हमको नोट करना है। अभी हाल फिलहाल में हमने एक और ड्रग देखे थे, अभी एक और ड्रग हमारे सामने आया है डोनानिमेब। डोनानिमेब का प्रयोग किया गया था रोगियों में और इससे जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है इन 47% ऑफ पार्टिसिपेंट विद अल्जाइमर्स। तो कुल मिलाकर के एक जो नया ड्रग है इसका जब इस्तेमाल किया गया तो वैज्ञानिक लोगों को 47% का जो संज्ञानात्मक डिक्लाइन हो रहा था
उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला है। इसके अलावा डोनानिमेब, इसके अलावा 2 अप्रूव्ड ड्रग्स हैं, लेकानिमेब एंड एडुकेनामेब। नाम तो ऐसे ऐसे हैं कि पढ़ने में भी गड़बड़ हो जाता है। ये जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं विच न्यूट्रलाइज द बिल्डअप ऑफ एमिलॉइड प्रोटीन इन द ब्रेन। ये क्या काम कर दे रही हैं, हमारी बॉडी में जो एक प्रोटीन बन जा रहा है जिसका नाम रखा गया है एमोलेड प्रोटीन। अब इसके बारे में हम पहले भी चर्चा किए थे। इसको ये जो ड्रग है ना वो न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इससे जाहिर सी बात है यदि हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो अल्जाइमर बीमारी का जो असर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो यहाँ पर एक ड्रग ये हो गया, इसके साथ साथ में 2 और ड्रग हैं जिनको अप्रूवल मिला है, लेकानिमेब और दूसरा है एडुकेनामेब। ये दोनों के दोनों क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हुआ करती हैं जो कि एक जो एमिलॉइड प्रोटीन हमारे दिमाग में बनना चालू हो जाता है उसके असर को ये कम कर देते हैं। The limited success with these drugs which target only the amyloid protein buildup। ये हमारे पास में जो ड्रग अवेलेबल है ये क्या काम कर रहे हैं, इनको आप लिमिटेड सक्सेस वाली चीज़ें बोल सकते हैं, लिमिटेड सक्सेस वाली दवाई बोल सकते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल एमिलॉइड प्रोटीन बिल्डअप के ऊपर काम कर रहे हैं। सजेशन ये मिलता है कि अदर जो फैक्टर हैं मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग अल्जाइमर्स। इसका मतलब ये है कुछ और भी ऐसे रीजन हैं जो कि अल्जाइमर को कम कर सकते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑफन डैमेज हेल्दी सेल्स। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे दिमाग की जो हेल्दी सेल्स होती हैं उनको डैमेज करने का काम करते हैं एंड आर बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन ए रेंज ऑफ डिसीज़ इंक्लूडिंग पार्किंसंस। और ऐसा माना जाता है कि ये इन्वॉल्व है पार्किंसंस जैसी बीमारी में। वहीं यदि हम बात करें बॉडी की, द बॉडी रिमेन्स हेल्दी एज लॉन्ग एज देयर इज ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल एंड एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज देम। हमारी जो बॉडी है कब तक हेल्दी रहती है, ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल एंड एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज देम। हमारे इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है ये इनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, किनको, ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स को। तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है, तब तक कहा जाता है कि ये जो है हमारी बॉडी को ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। एनबीआरसी की जो रिसर्चर्स है उससे ये पता चला है द लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथियोन इन की रीजन ऑफ द ब्रेन इज लिंक टू फिजियाट्रिक प्रॉब्लम। एक चीज़ फिर यहाँ पर पता चल जाती है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथियोन। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम ग्लूटाथियोन एक एंजाइम का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है, ये भी एक की का काम करता है, की रीजन माना जाता है ब्रेन का, जिसको लिंक कर सकते हैं फिजियाट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसके बाद वाली साइंस की जो अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं वो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने को लेकर के। जाहिर सी बात है अभी हाल फिलहाल में आप अपने घर के सामने देखिए जो प्लास्टिक पड़ा हुआ है, जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, बारिश में ये बहते बहते छोटी छोटी नालियों से होते हुए बड़े बड़े नालों में जाता है, बड़े बड़े नालों से होते हुए नदी में पहुंचता है और नदियों से होते हुए सीधे ये समुद्र पहुंच जाता है। हमारे झील, तालाब, पोखर, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आज के समय में प्लास्टिक के माइक्रोप्लास्टिक तत्व मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कैसे करके इसको अलग किया जा सकता है। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम रिमूव कर सकें माइक्रोप्लास्टिक को वाटर में। कुड प्लांट्स बी द आंसर टू द लूमिंग थ्रेट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपके मन में एक चीज़ ये आती होगी, क्या यदि हम प्लांट की बात करें तो क्या ऐसे प्लांट हम बना सकते हैं जो कि इन प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक को खाएं या फिर उसको एब्जॉर्ब कर सकें।
वैज्ञानिक लोगों ने जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबियास बायो प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट, उन्होंने ये पता लगाया है इफ़ यू एड टैनिन, ठीक है, टैनिन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि नेचुरल प्लांट कंपाउंड है दैट मेक योर माउथ पकर इफ़ यू बाइट इनटू अनराइप फ्रूट। बताया जा रहा है कि ये क्या काम करता है, इसका यदि आप कच्चा फल खा लें, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है पकर। पकर का मतलब होता है सिकुड़ने लग जाना, ठीक है, मुंह में तह पड़ना या फिर तह डालना, परेशानी, उधेड़ बुन, बहुत सारे इसके मीनिंग यहाँ पर बताए गए हैं। कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप इसको कच्चा खाएंगे ना तो ये क्या काम करेगा, हमारे मुंह को सिकोड़ने लग जा रहा है, मतलब तह पड़ने लग जा रही, नुकसान कर रहा है। बाइट इनटू एन अनराइप फ्रूट टू ए लेयर ऑफ वुड डस्ट you can create a filter that traps virtually all microplastic particle present in water। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम जो है वुड डस्ट की लेयर का इस्तेमाल करें तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम एक प्रकार से फिल्टर तैयार कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल को अलग कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं। As per a release, the team analyzed microplastic released from popular tea bag made of polypropylene। एक टीम ने एनालिसिस किया था कुछ माइक्रो पार्टिकल्स को जो कि रिलीज़ हुए थे पॉपुलर टी बैग से, जिसका निर्माण किया गया था पॉलीप्रोपिलीन के माध्यम से। उन्होंने ये पता लगाया था इस मेथड के माध्यम से 95.2% to as much as 99.9% of plastic particle in a column of water डिपेंडिंग ऑन प्लास्टिक टाइप। तो इतना परसेंट उनको सक्सेस मिली है कि इतना परसेंट हम जो है माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल को पकड़ पा रहे हैं। और इसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने किसका इस्तेमाल किया था, यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया था पॉपुलर टी बैग्स जिसका निर्माण किया गया था पॉलीप्रोपिलीन से। तो टी बैग का इस्तेमाल किया था, पता नहीं ये कैसा टी बैग था। जब इसको टेस्ट किया गया था माउस मॉडल्स के ऊपर में तो द प्रोसेस वाज प्रूव टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक इन ऑर्गन्स। तो कुल मिलाकर के यदि इसका प्रयोग चूहों के ऊपर, जानवरों के ऊपर प्रयोग किया गया तो चूहे के जो अंग है उन अंगों में माइक्रोप्लास्टिक के जमाव को, इकट्ठा होने को ये चीज़ रोकती है। माइक्रोप्लास्टिक इन ए सॉल्यूशन कम इन डिफरेंट साइजेस, शेप एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बताया जा रहा है कि जो माइक्रोप्लास्टिक रहता है, चाहे पानी हो चाहे कहीं पर भी जमा है, तो उसका शेप अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकता है और उसमें जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो भी अलग अलग रहता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, देखिए, रसिया और इंडिया दोनों ने ही क्या काम किया था, सोचा था कि हम चांद के साउथ वाले पोल पर अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कराएंगे। अभी हमारी जो लैंडिंग है वो 23 तारीख को होने वाली है। 23 तारीख को हम हमारे जो लैंडर विक्रम है उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। देखा जाए रसिया की तरफ से लूना 25 भेजा गया था। लूना 25 को रसिया ने हमसे लेट भेजा था और वो हमसे जल्दी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराने वाला था और पूरे 1 साल ये रिसर्च का काम करता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं रसिया का जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हैं, ऐसा कहना है स्पेसक्राफ्ट एजेंसी का। एक एबनॉर्मल सिचुएशन उत्पन्न हो गई है रसिया के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में सैटरडे के दिन एस इट वाज प्रिपेयरिंग टू ट्रांसफ़र टू इट्स प्री लैंडिंग ऑर्बिट। जब ये क्या काम कर रहा था, प्री लैंडिंग ऑर्बिट में शिफ्ट कर रहा था ना, उसी समय ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। तो रसिया की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है रोस्कोमोस, उन्होंने ये बात बताई है। तो जो रशियन स्पेसक्राफ्ट है is scheduled to land on the south pole of the moon on Monday। इन्होंने प्रोग्राम क्या रखा था कि हम मंडे के दिन इसकी लैंडिंग कराएंगे, पार्ट ऑफ ए बिग पावर रेस टू एक्सप्लोर द मून। कुल मिलाकर के अभी जो रेस चल रही है एक्सप्लोर करने को लेकर के मून को, उसका ये एक हिस्सा था।
इसके बाद हम सीधे चलते हैं और देख लेते हैं भारत में एबॉर्शन से रिलेटेड क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं। देखा जाए ना तो भारत में एबॉर्शन कराना उतना आसान काम नहीं रह गया है। एबॉर्शन कराने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि पहला रीज़न तो मेनली जो रहा करता था वो लड़के की प्राप्ति के लिए एबॉर्शन कराया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, किसी की फैमिली में लगातार एक लड़की हुई, फिर दूसरी भी लड़की हुई, फिर जो तीसरी है वो भी लड़की हो गई। अब कोई भी फैमिली वाला यही चाहता है कि कम से भी कम जो है एक लड़का हो और एक लड़की हो, इसी के चक्कर में एबॉर्शन कराया जाता है। पहला रीज़न ये हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो रीज़न रहता है वो, जैसे कि माता है, उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसको यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर जो महिला है उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है डिलीवरी के टाइम में, इस टाइम में भी उसको एबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी नंबर की कंडीशन ये हो सकती है, ये जो एबॉर्शन होता है वो बच्चे की वृद्धि नहीं हो पा रही है, लग रहा है कि बच्चा जो है विकलांग होगा, ऐसे कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते चलते गर्भपात कराया जाता है। चौथा जो मेन रीज़न हो जाता है वो रहता है कि कोई यदि रेप की सर्वाइवल है, ठीक है, रेप हुआ है किसी लड़की का और वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसको अपने बच्चे का गर्भपात कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जिसके चलते चलते गर्भपात ज़रूरी हो गया। लेकिन हमारे देश में इतना आसान नहीं है गर्भपात कराना। लेकिन महिलाएं जो है अपने शरीर में खुद का अधिकार रहे, इसको लेकर के हमेशा से हक की लड़ाई लड़ते रहती हैं। हिस्टोरिकल रूप से देखा जाए तो हमारे जो भारत देश है इसमें बहुत सारे नियम कानून हमको देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं तो 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात अवैध था, और ऐसा करने पर एक महिला के लिए आईपीसी की धारा 312 के तहत में 3 साल की जेल का प्रावधान था, या फिर जुर्माना भी लग सकता था। फिर 1960 के दशक के मध्य में सरकार ने शांतिलाल शाह समिति का गठन किया था, और डॉक्टर शांतिलाल शाह की अध्यक्षता वाले समूह को गर्भपात के मामले की जांच करने के लिए कहा कि क्या भारत को इसके लिए एक कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर क्या होता है कि इस रिपोर्ट को लोकसभा में पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया, तो यहाँ पर वो लेकर के आए थे चिकित्सीय समापन विधेयक, और अगस्त 1971 में इसे संसद ने पारित किया था। अब हमारे देश में कानून आ गया 1 अप्रैल 1972 को, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1972। 1971 को लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश भर में इसको हमने लागू किए थे। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 312 गर्भवती महिला की सहमति से गर्भपात किए जाने पर भी स्वेच्छा से गर्भपात का कारण अपराध बनाया गया है। लेकिन यदि वहीं पर ये जो गर्भपात है महिला की लाइफ को बचाने के लिए किया जा रहा है तो फिर अलाउ है। लेकिन खाली उसकी इच्छा बस है कि नहीं मुझे एबॉर्शन कराना है, ठीक है, अनवांटेड तरीके से यदि हो गया है, गलती से हो गया है तो वो अपराध है। इसका मतलब ये हो गया है कि स्वयं महिला पर या चिकित्सक सहित किसी अन्य व्यक्ति पर गर्भपात का मुकदमा चला सकते हैं। तो जो गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम है, एमटीपी एक्ट 1971 बोलते हैं, इसने 2 चरणों में एक चिकित्सक के द्वारा गर्भ अवस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी। 1971 में कानून आया कि यदि कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आप जो है एबॉर्शन करा सकते हैं तो ही करा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही नहीं करा सकते। जैसे कि एक महिला प्रेग्नेंट हो रही है और उसका जो बच्चा है वो 12 सप्ताह का हो गया है, इसके बाद तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह जरूरी है। डॉक्टर यदि लिख रहे हैं तो फिर ज़रूरी है, मतलब हो सकता है। इस कानून के अनुसार कानूनी तौर पर गर्भपात केवल विशेष परिस्थिति में ही होगा, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला की जान को खतरा है, महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा है, बलात्कार के कारण गर्भधारण हो गया है, पैदा होने वाले बच्चे का गर्भ में उचित विकास नहीं हुआ है और उसके विकलांग होने का डर है। इस कंडीशन में आप एबॉर्शन करा सकते हैं। तो यदि अब जो है एबॉर्शन 12 से लेकर के 20 सप्ताह का हो गया है तो इस कंडीशन में 2 डॉक्टरों की राय लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि बहुत सारे संशोधन होते हैं। साल 2021 में संसद ने 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की सलाह की प्रावधान कर दिया। शुरू में क्या था,
12 सप्ताह का है तो आपको एक डॉक्टर की चाहिए सलाह, ठीक है। 12 से लेकर के यदि 20 सप्ताह का है तो आपको 2 डॉक्टर की सलाह चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने थोड़ी सी छूट दे दी। उन्होंने कहा है कि देखिए 20 सप्ताह तक का यदि है कोई बच्चा, 20 सप्ताह तक का यदि बच्चा है तो क्या है, यहाँ पर एक डॉक्टर की सलाह दी जाती है। संशोधित कानून के अंतर्गत 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए 2 डॉक्टरों की जांच की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए नियम महिलाओं की 7 श्रेणी को बताते हैं, जो एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3B के अंतर्गत समाप्ति की मांग करने के लिए पात्र हैं। जैसे कि उनका रेप हुआ है, ठीक है, वो अवयस्क है, विधवा और तलाक होने जैसी परिस्थिति, मतलब वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था। इसके बाद शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इनको छूट है। इसके साथ साथ में मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं हैं। जो बच्चा है वो विकृति हो सकती है उसमें। यदि बच्चा पैदा होता है तो वो गंभीर रूप से विकलांग, शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित होगा तो भी जो है अबॉर्शन हो सकता है। इसके बाद मानव आधार या फिर आपात स्थिति में गर्भावस्था वाली महिलाएं भी इसमें शामिल करी गई थी।